हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं मिठाई वाला। अध्याय का नाम है मिठाई वाला। अध्याय नंबर 4, जो कि आपकी बसंत भाग 2 का अध्याय नंबर 4 है। टीजीटी एस्टेट के लिए है ये। बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 तीनों ही जो हैं टीजीटी एस्टेट में है ये। और अगर ये इस अध्याय की बात करें तो मिठाई वाला जो अध्याय है ये हिंदी की विधा की दृष्टि से एक कहानी है। और अगर इसके लेखक की बात करें तो ये भगवती प्रसाद वाजपेयी है। मिठाई वाला जो अध्याय कहानी है ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा है। और इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कहिए या भावार्थ कहिए, इस कहानी को आप सबके समक्ष या बताने का जो लेखक का तात्पर्य है वो ये है कि अगर हम दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं और उल्लास बांटते हैं तो उससे जो खुद के दुख दर्द होते हैं वो कम हो जाते हैं। अर्थात कवि के कहने का, लेखक के कवि कहने का भावार्थ ये है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अपनी खुशियों को, अपने आनंद के पलों को बांटना चाहिए, जिससे मनुष्य के खुद के दुख दूर हो जाते हैं या कम हो जाते, दूर नहीं सॉरी कम हो जाते हैं। इसमें एक मिठाई वाले की बात की गई है जिसकी लड़की और उसके बच्चे और उसकी लड़की की असमय से ही मृत्यु हो जाती है। और मिठाई वाला मिठाई बेचता है, बच्चों को मिठाई देता है और बच्चे जो भी उससे मंगवाते हैं वो उनको सामान ला के देता है। और जब बच्चे वो उस सामान को पाकर और मिठाइयों को पाकर जब खुश होते हैं तो मिठाई वाले को मतलब अच्छा लगता है। ये इस पाठ का क्या था, उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यही था, हमें खुशियों को मिल बांट कर करना चाहिए। अब मिठाई वाला जो कहानी है इसकी शुरुआत करते हैं। भगवती वाजपेयी प्रसाद जी ने लिखा है। बसंत बाग 2 का अध्याय नंबर 4 है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। क्या कहता, मतलब वो अपना आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आ गया। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते। मतलब जो गली में हमारी फेरी वाले आते हैं वो ऊंची ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाते हैं, इसी प्रकार से ये भी एक विचित्र आवाज़ में, एक ऐसी आवाज़ में लगाता जिससे मादक मधुर ढंग से, मतलब माधुर्यपूर्ण आवाज़ में लगाता था, जिससे सभी उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद के में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। मतलब जो औरतें थी वो अपने गर्दनों को ऐसे उचका उचका कर छज्जों के ऊपर से झांक झांक कर देखते थे कि कहीं खिलौने वाला तो नहीं आ गया। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते, मतलब प्रसन्न हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका, मतलब खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आप सुनते जाइए। जो कुछ समझाने वाले थे, आपका एग्जाम ओरिएंटेड था, वो मैं शुरू में ही बता देती हूँ। सागर की हिलोर के भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी, देखो एक पात्र आया है कहानी का, एक मिठाई वाला और एक दूसरा राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कच्छा छुंदलिए, पता नहीं क्या लिखा है, कैछा छुंदले, मेला गोला, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदले। ये मतलब दोनों बच्चे आपस में कह रहे कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर, वो कह रहा तोतली आवाज में तुतलाकर बोल रहे हैं। दोनों हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? चुन्नू बोला, 2 पैसे में।
पैसे का मतलब पैसे। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो इन बातों का याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं उसने क्या क्या पहन रखा था। मिठाई सॉरी, मिठाई वाले ने क्या क्या पहन रखा था, कैसा उसका पैर। तो 30-32 उम्र, दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब जिसने देख रखा था उसको एकदम से थोड़ा शक हुआ कि कहीं वो वही तो मिठाई वाला नहीं है जो पहले भी बेचता था, जो कई दिनों से आ नहीं रहा था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। उस्ताद मतलब भाई सबसे जो अच्छा बताता है ना, गुरु मतलब बजाता है, उसे कहते हैं भाई ये तो सबको उस्ताद है, मतलब सबसे ऊपर के। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल, मादक मतलब मन को मोहने वाला, मृदुल मतलब कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, मतलब उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। ये क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी, सोथनी मतलब पाजामा, ही ढीली होकर लटक आई। और इस तरह दौड़ते, मतलब उसका नाम लेते ही इस तरीके से दौड़े आए बच्चे कि किसी का कुछ निकलने लगा। झुंड बच्चों का आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अब भी लेंदे मुल्ली, और हम भी लेवे मुल्ली, हम भी लेंदे मुल्ली, मतलब हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अब इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। मतलब मुरली वाले के पास कितनी मुरली थी ये ध्यान रखना। इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे हमारे एचएससी और एचपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आप भी ध्यान रखना। हो सकता है आपके एनसीईआरटी के बीच से पूछ ले, तो साथ साथ मल्टीपल जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप नोट करते जाना। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बार दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो इसको इसी भाव से है, सबको देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित सा हो गया। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली ताकत लागत क्या है? ये तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो मुरली वाले ने कितनी बनवाई थी? 1000 बनवाई थी मुरली, और कितने में बेच रहा है? 2 पैसे में। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो, निकाल दो। दो
जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसे न चाहिए? यह नारंगी रंग की है। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखे। मतलब सबको मुरली दे रहा है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़ पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, सबकी अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास कैस पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। मतलब कोई बच्चा मुरली मांग रहा था, उसको कह रहा क्या तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? जो बच्चा पैसे लाया वो भी, जो नहीं लाया वो भी, सारे क्या ले गए, मुरली लेकर चले गए। इस तरह मुरली वाले फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों से के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। कह रहा कि पेट के कारण ही तो घूमना पड़ता है, नहीं तो इतना अच्छा आदमी है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी टिकट निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह स्वर, मीठा स्वर, और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें, मतलब स्नेह से भरी हुई बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आए। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। क्षीण मतलब कमजोर पड़ गई, और स्मृति मतलब उसकी याद भी कम हो गई। जब वो कई दिन बाद नहीं आया तो 8 मास बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबित केस, आजानु मतलब पैरों तक टिकने वाले इतने लंबे केस राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर आ गया। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद उसकी फिर से वापसी होती है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, इतनी मिठाई दूँ माँ? कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। एक ये इसमें एक शब्द आ रहा है बार बार, ये कहा है ना, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर देख कैसे आऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहती हूँ। चिक जो ये बांस के या किसी के ये बने हुए होते हैं, जो चटाई टाइप में लटका के रखते हैं, जिसका पर्दा बनाते हैं, इसको ये चिक आ गया है, मतलब पर्दा बनाया गया है इसका। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाइयाँ दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। देखो कितने गुण बता दिए अपनी मिठाई के। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मतलब इतना भी देता हूँ मैं, अब ये तुम्हें बता नहीं सकता। खैर ये जो होता है ना, इसमें आगे की बातें होती है। खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। मतलब बूढ़ी लोग ज़्यादा ही चिक 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 करती हैं इन बेचने वालों के साथ।
कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकलती। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? ये रोहिणी बेचारी मेरी तरह की जब तक ना जान ले कि ये मिठाई वाला वही तो नहीं है, इसे चैन नहीं पड़ रहा था। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, मतलब उसी पर्दे से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर आए थे? मतलब क्या कह रहा है? रोहिणी पर्दे की ओट में आके कहते कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी को तो पता था कि कितने सस्ते देकर जाता है, सभी बच्चों को देकर जाता है। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज, कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। कह रहा है कि मेरे को ये खिलौने और टॉफियाँ मिठाइयाँ बेचने से भले ही चाहे मुझे अपने दिन भर का खाना मिले या ना मिले, लेकिन उससे संतोष और धीरज उसे और कभी कभी असीम सुख भी मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जानने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूंगी, मतलब तुम्हें, वो तो बिल्कुल ही मेरे जैसी थी कि तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी, मुझे बताओ। अति से गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब दादी दादी, उनकी बच्चों की दादी दादी जो है, इसकी दादी वही जिंदा है। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं। मतलब इसके बच्चे अब नहीं हैं, वो मतलब भगवान के प्यारे हो चुके हैं। तो ये कह रहा कि है तो यही ना कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता घुल मिलकर उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। कह रहा कि उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, मतलब घुट घुट कर मरता। अगर मैं इन बच्चों के साथ नहीं मिलता तो मैं घुट घुट कर मरता, मतलब उनकी याद में और भी ज्यादा परेशान होता, उसे दुख होता, उनका दुख और भी ज्यादा होता। लेकिन इस तरह मैं क्या कह रहा है कि सुख संतोष के साथ मरूंगा, कि जब मिठाई वाले के पास जो सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उसको उसमें उन बच्चों के अंदर अपने बच्चे नजर आते हैं। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। कह रहा पैसे वैसे कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, जो मेरे पास कमी है उसको मैं इस तरीके से पूरा कर जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस पाठ का जो ये लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने, और मैंने आपको बताया था इसका उद्देश्य क्या है, कि अगर हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटकर अगर जीवन को व्यतीत करेंगे तो जीवन जो है हमारा हमें आसान लगेगा, और हमारे जीवन में अगर कोई दुख भी है तो वो दुख भी हमारे कम महसूस होंगे। ठीक है, तो ये तो हमें, और एक ये भी है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा धीरज और संतोष रखना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना दरवाजा बंद कर करके अपने ही घरों में घुसे रहते हैं।
तो भाई थोड़ा बहुत बाहर निकल लिया करो, हंसी खुशी बांट लिया करो। तो ये था दोस्तों हमारा आज का अध्याय, जो कि बसंत भाग 2 का अध्याय नंबर 4 था, मिठाई वाला। काफ़ी अच्छा है, इससे मिलने वाली शिक्षा भी मैंने आपको बता दी है। और इसके 1 मिनट भाषागत प्रश्न और देख लेते हैं अगर कुछ है तो ये प्रश्न है, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग, अब बताइए कि वाला से पहले आने वाली, ये तो नहीं। अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्दों के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। अरे ये तो क्या हो गया। बस भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके पाठ का भावार्थ आपको याद रखना है। और ये था हमारा आज का अध्याय। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आज समय नहीं था, फिर भी बच्चों ने कमेंट किया तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो तो आज डाल ही देती हूँ। अब दिवाली तक थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके TGT, PGT, STAT, UGC नेट का काफ़ी मैंने कंटेंट डाल रखा है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना।